नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलिट्री जेल में हर्षवर्धन जब रात मेंशन गया था, इस बात को 2-3 दिन गुजर गए। ये मीनल देवी ऑनलाइन न्यूज हटवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पा रही थी। आखिरकार यह अनाया की चाल थी, और रोबोट रैम के होने की वजह से ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उसे टेक्नोलॉजी में हरा सके। मीनल देवी ने कई सारे हैकर्स भी हायर किए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं कोई और ट्रिक काम कर रहा था। वह पूरी तरह से होपलेस हो चुके थे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानना चाहती थी। यहाँ तक कि उसने तो राजवीर रावत पर भी दबाव बनाया कि वह इस न्यूज़ को जल्द से जल्द निकालने की तैयारी करें, और वो कोई बहस नहीं सुनना चाहती थी। दूसरी ओर अनाया आराम से अपने घर पर रही, लेकिन जिंदल विला का माहौल काफी गंभीर था, और वहां पर अमरेंद्र जिंदल के पिछले कारनामों की चर्चा हो रही थी, और चुपचाप उसे बारे में बात होती थी। और जैसे ही इस बारे में बात होती, हर कोई परेशान हो जाता। उनके अंदर गुस्से और मायूसी के मिले जुले भाव पनपने लगते। इसीलिए हर्षवर्धन अपनी बीवी को ऐसे माहौल में भेजना नहीं चाहता था। वह बस अनाया को खुश रखना चाहता था और अपने बच्चों को अपने पास महसूस करना चाहता था। इसलिए उसने अनाया को जिंदल विला जाने से मना कर दिया। लेकर तब भी जिंदल परिवार से अनाया के पास फोन आते थे ताकि अनाया जिंदल विला वापस लौटे, लेकिन हर्षवर्धन ने जाने ही नहीं दिया। ये वक्त वह दोनों साथ ही बिताते थे और अपना बिजनेस भी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करके करता था, और अनाया भी बिल्कुल भी करती थी। और जितने भी क्रिटिकल केस थे, वह अनाया खुद से इंस्ट्रक्शन देती थी। हालांकि वह सर्जरी परफॉर्म करने के लिए नहीं जाती थी, लेकिन उसकी टीम काफी कुशल थी। वह अनाया की हर इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करके ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते थे। और कई सारे केस तो ऐसे थे जो लंबे वक्त से पेंडिंग थे, और अनाया नहीं चाहती थी कि उसकी प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ऐना की आइडेंटिटी पर कोई इफेक्ट पड़े भी। इसीलिए वह अपने काम को काफी अच्छे से कर रही थी। वह दोनों पास बैठकर अपना अपना काम करके एक दूसरे से प्यार जताते थे और एक दूसरे की देखभाल करते थे। ये सुकून भरे पर वह दोनों अपने छोटे से आशियाने में बिताते हैं, और उसके आसपास रोबोट शिजुका, नोबिता और डोरेमोन किसी जिन की तरह घूमते रहते हैं, और उनकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं और उनका ख्याल रखते। ये परफेक्ट जिंदगी थी जो कोई भी आम लड़की चाहती। कभी कभार तो अनाया ये सोचती कि पिछली जिंदगी में उसने कभी ऐसी आराम भरी जिंदगी के बारे में सोचा ही नहीं था जो वह अब जी रही थी। उनकी आराम भरी जिंदगी में खलेल डालने के लिए जिंदल विला से फोन आया। वह लोग अमरेंद्र जिंदल से मिलने जा रहे थे जेल में, अपने कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए। लेकिन मोहन जिंदल अब तक तो इतना जान चुके थे कि अनाया जितनी दिखती है उतनी सिंपल नहीं है, और वह चाहते थे कि अनाया भी वहां जाए ताकि वह अमरेंद्र जिंदल की चालों को अच्छे से समझ सके, और वह जान सके कि वह जो कह रहे हैं वह सच भी है या नहीं। वैसे तो वह पहले अमरेंद्र जिंदल से मिलने नहीं जाने वाले थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से अमरेंद्र जिंदल खुद कई बार पुलिस ऑफिसर को बता चुका था कि वह जिंदल परिवार से मिलना चाहता है, और आखिर में हार कर पुलिस ऑफिसर ने जिंदल परिवार को इन्फॉर्म कर दिया। वैसे तो वह मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि अमरेंद्र जिंदल के पास उनकी बेटी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वह मिलने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने इसलिए अनाया को भी अपने साथ लेने के लिए उसे इन्फॉर्म किया। और हर्षवर्धन ने भी उसे हामी भर दी, लेकिन एक शर्त पर कि वह भी उसके साथ जाएगा। मिलिट्री जेल में वह लोग जैसे ही मिलिट्री जेल में पहुंचे, वहां पर जिंदल परिवार पहले ही पहुंच चुका था। हालांकि वहां पर सिर्फ आकाश और हर्षद जिंदगी आए थे, और उनके साथ उनके चाचा धीरज जिंदल भी आए थे। वो भी अमरेंद्र जिंदल से मिलने नहीं वाले थे, वो तो बस मिलिट्री कैंपस में किसी काम से आए थे, और अनाया के आने की खबर से उसे मिलने आ गए थे। बाकी के परिवार वाले वहां नहीं गए थे। जैसे ही अनाया पहुंची, उसके साथ हर्षवर्धन को देखकर दोनों भाई को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरज जिंदल गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर रावत आप यहाँ पर। दरअसल हर्षवर्धन का रुतबा इतना ज्यादा था कि उसे बड़ी उम्र के लोग भी रिस्पेक्ट से ही बुलाते थे, इसीलिए मिस्टर धीरज जिंदल ने भी उसे काफी रिस्पेक्ट दी। हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, कुछ खास नहीं मिस्टर धीरज, सब कुछ ठीक है, मैं बस ऐना के साथ यहाँ आया था। वही हर्षवर्धन की बात मिस्टर धीरज जिंदल को और कंफ्यूज कर गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नातिन के साथ हर्षवर्धन का क्या रिश्ता है।
उन्हें कंफ्यूज देखकर अनाया उन्हें देखते हुए बोली, छोटे मामा आप ज्यादा मत सोचिए, हर्षवर्धन मेरे हस्बैंड है, आगे की बात आप हर्षद भाई से पूछ लेना बाद में, अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। वहीं अनाया की बात धीरज जिंदल को पचाने में थोड़ा वक्त लगा। वह आंखें फाड़े हर्षवर्धन और अनाया को देख रहा था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सच में लीजेंडरी बिजनेस टाइकून उनकी नातिन का पति है। वह कंफ्यूजन से एक बार हर्षद और आकाश जिंदल को भी देखते हैं, जैसे पूछना चाहते हो क्या अनाया ने जो कहा वह सच है। लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर वह समझ गए कि उन दोनों भाइयों को भी पता था। अब तो उन्हें गुस्सा भी आ गया। उनकी छोटी सी प्रिंसेस जो अभी अभी घर आई थी और अभी उनके साथ अच्छा वक्त भी नहीं गुजारा था, उसकी शादी हो गई थी और इस बारे में उसे पता भी नहीं था। वह आंखें छोटे करते हुए हर्षवर्धन से बोले, मिस्टर रावत आपने मेरी प्रिंसेस से शादी की है और इस बारे में कभी किसी को पता भी नहीं चला, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों है? क्या आप सच में इस शादी को छुपाना चाहते हैं या फिर इससे पीछे कोई और राज है? वही धीरज जिंदल की बात सुनकर उनको समझ आ गया कि उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए हर्षवर्धन गंभीर आवाज में बोला, मिस्टर धीरज आप शांत हो जाए, ये बस अनाया की सेफ्टी की वजह से है। दूसरा, अनाया खुद नहीं चाहती थी कि उसकी आइडेंटिटी बाहर आए, वरना मैं तो कब का दुनिया को चिल्लाकर बता देता कि मेरी शादी हो गई है और यह मेरी बीवी है। ये सुनकर उन्हें थोड़ी राहत हुई। तभी वह थोड़ी नाराज आवाज में अनाया की ओर देखकर बोले, प्रिंसेस ये गलत बात है, तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया और तुमने हमें बताया तक नहीं। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है और अपने गंभीर और सख्त मामा को समझाते हुए बोली, छोटे मामा पहली बात मेरी शादी जिंदल परिवार में आने से पहले ही हो गई थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो भाई से पूछ सकते हैं। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गया है और ऐसा नहीं था कि मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, बस बात सिर्फ इतनी थी कि मैं खुद अभी जिंदल परिवार को समझना चाहती थी और जानना चाहती थी कि असली दुश्मन कौन है। उससे पहले मैं अपने सारे पन्ने नहीं खोलना चाहती थी। आप तो जानते हैं श्रीमती अरुणा जिंदल कैसी है और उनका बिहेवियर कैसा है। अगर यह बात पहले बाहर आती है तो जरूर वह दुश्मनों को सतर्क कर देती है, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि हम कभी असली कल्प्रीट को पकड़ ही नहीं पाते और अमरेंद्र जिंदल हर बार बच जाते हैं। ये सुनकर धीरज जिंदल भी समझ गया कि कहीं ना कहीं उनकी प्रिंसेस सही कह रही थी। उसके बाद वो अपने काम के लिए निकल गए और बाकी के लोग अंदर गए जहां पर अमरेंद्र जिंदल को रखा गया था। वही अमरेंद्र जिंदल ने जैसे ही देखा कि वहां पर कौन आया है, वह सीरियस हो गया। लेकिन एक बात अलग थी, वहां पर पीछे तो गार्ड भी खड़े थे। यह कोई और नहीं रोबोट नोबिता और शिजुका थे, जो अनाया की सेफ्टी की वजह से वहां आए थे। उनके चेहरे पर भी मास्क था जिसे हर्षवर्धन के चेहरे पर था, जो अंदर आते हुए अनाया ने उसे पहना दिया था। अनाया की एक साइड हर्षवर्धन बैठ गया और दूसरी साइड हर्षद जिंदल और उनका परिवार बैठ गया। अमरेंद्र जिंदल जो पहले ही गुस्से में था, वह उन लोगों को देखते हुए चुपचाप बैठ गया। तकरीबन 5 मिनट से ज्यादा गुजर गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। तो अनाया अपनी तीखी आवाज में बोली, मिस्टर अमरेंद्र जिंदल क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलवाया है? जहाँ तक मुझे पता है हमें घूरने के लिए तो बिल्कुल नहीं बुलवाया, तो साफ साफ बताओ बात क्या है, या फिर अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है? ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल गुस्से में बोला, अंडस्को बिल्कुल नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। हाँ अफसोस जरूर है कि मुझे भी किसी ने धोखा दिया। अगर मुझे वापस मौका मिलता तब भी मैं अपने प्यार को चुनता। अपने प्यार का साथ देना और उसके लिए खड़े रहना कोई गलत बात नहीं है। ये सुनकर अनाया उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, सच में तुम डिस्गस्टिंग हो। ऐसी घटिया लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर भी उसे प्यार का नाम दे रही हो। और तुम्हारी दूसरी बीवी ने तुम्हें सच में अपनाया और अपना सब कुछ दिया और तुमने उसे ही मार दिया। प्यार तो तुम्हारी दूसरी बीवी ने तुम्हें किया था, लेकिन बस तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो तुम्हारा भी आज खुशहाल परिवार होता, बीवी बच्चे होते और अपनी जिंदगी सुकून से बिताते, अपने नाती पोते को खिलाते हुए। लेकिन तुम्हें तो अपना शोकोल बदला लेना था, जिसके पीछे तुमने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर दी और अभी भी तुम यहाँ पर सफाई देने के मूड में हो। सच में तुम कुछ ज्यादा ही बेकार हो। वही उसकी बात सुनकर अमरेंद्र जिंदल गुस्से में बोला, बस बहुत हुआ।
वो बस गिल्ट में था कि उसने अपनी दूसरी बीवी को मार दिया। उसे भी कहीं न कहीं अनाया की बात शो लगी, लेकिन उसका ईगो यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तभी वो आगे बोला, तुम्हें मुझे नीचे दिखाने में बहुत मजा आता है। तुम भी कोई अच्छी नहीं हो। वैसे भी तुम तो एक ऐसी लड़की हो जिनको खुद के अपने बाप का पता नहीं। और रही बात माँ की, तो उसने तुम्हें खुद छोड़ दिया। ये सुनकर अनाया की मुठिया कस गई और उसकी आंखें लाल हो गई। वह गुस्से में बोली, बस बहुत हुआ, बकवास करना बंद करो। मेरी मॉम ने मुझे नहीं छोड़ा है, तुम बस बकवास कर रहे हो। अगली बार अगर मेरी मॉम के बारे में एक भी लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वही उसकी बात सुनकर अमरेंद्र जिंदल जोर जोर से हंसते हुए बोला, कितना भी चिल्ला लो, ये बात बदलने वाली नहीं है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया। क्या सच में अनाया की मॉम ने उसे छोड़ दिया था? क्यों बुलाया था अमरेंद्र जिंदल ने सबको? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।